Very good morning, students. Welcome to the class. We are doing chapter number 8 in your history part 2 book, that is Civilizing the Native, Educating the Nation, right? तो अभी तक हमने क्या क्या स्टडी किया कि कुछ लोग थे जो ब्रिटिशर्स ऑफिशियल्स थे, जजेस थे, वो लोग जो है काफ़ी इंटरेस्टेड थे हमारे जो इंडिया की जो भी लिटरेचर था, जो भी बुक्स थी, उन सबको के बारे में उनके लिए बहुत ही डीप रिस्पेक्ट थी। जो भी कल्चर था हमारा, पास्ट था हमारा, ठीक है। और वो लोग चाहते थे कि भारतीय भाषा को, संस्कृत को, पर्शियन को, इन भाषाओं को जो है बढ़ावा दिया जाए। भारतीय लोगों को इनकी जो कि उनको लगता था कि जो ग्लोरी खो चुकी है उसको वापस से लौटाया जाए, लोगों को दोबारा से उन्हीं की भाषा को जो है सिखाया जाए। लेकिन कुछ लोग वहीं ब्रिटिश कंपनी में ऐसे थे जो मानते थे कि जो भारतीय लिटरेचर है वो बहुत ही जो है लाइट है और जो है उसमें बहुत मतलब अनसाइंटिफिक वे पे ये बेस्ड है। तो उनको जो है लगता था कि भारतीयों को जो है साइंटिफिक वे जो है सिखाना चाहिए। जो भी प्रोग्रेस वेस्ट ने करी है, जो भी इन्वेंशंस करी है, टेक्नोलॉजिकली जो अपडेटेड है वो लोग, वो सब चीज़ें जो है भारतीयों को सिखाने की ज़रूरत है। वो लोग क्या मानते थे, भारतीय लिटरेचर को, इंडियन लिटरेचर को फुल ऑफ एरर्स जो है मानते थे। तो फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ओपन योर हिस्ट्री बुक, पेज नंबर 97, लास्ट पैराग्राफ। By the 1830s, the attack on the Orientalists became sharper. Orientalist मतलब जो भी भारतीय भाषा को बढ़ाने वाले थे, उनके ऊपर अटैक बहुत तेज हो गए थे। One of the most outspoken and influential of such critics of the time was Thomas Babington Macaulay। एक बहुत ही फेमस जो क्रिटिक थे, जो कि भारतीय भाषा को बढ़ाने के बिल्कुल खिलाफ थे, ठीक है, और बहुत ही आउटस्पोकन थे, मतलब बहुत ही जो है खुले शब्दों में जो है विरोध करते थे भारतीय भाषाओं का। उनका नाम था थॉमस बैबिंगटन मैकली। ही सॉ इंडिया एज एन अनसिविलाइज्ड कंट्री। वो जो है भारत को किस तरीके से देखता था कि एक अनसिविलाइज्ड, जहाँ के लोगों को कोई मैनर्स नहीं है, रहना नहीं आता, ठीक है, इस तरीके की कंट्री मानते थे। दैट नीडेड टू बी सिविलाइज्ड। उनको जो है सिविलाइज्ड करने की, उनको जो है सिविलाइज्ड का मतलब उनको एक अच्छा नागरिक बनाने की, उनको जो है अच्छे मैनर्स सिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। No branch of Eastern knowledge, according to him, could be compared to what England had produced। उसको लगता था कि ईस्टर्न की कोई भी नॉलेज ऐसी नहीं है जो कि जो ब्रिटेन की जो नॉलेज है, जो भी ब्रिटेन ने जो प्रोड्यूस किया है, मतलब कि ब्रिटेन ने जो शिक्षा दी है उसको जो है उसके साथ जो है ईस्टर्न नॉलेज का कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। हु कुड डिनाई, डिक्लेयर्ड मैकली। वो मतलब पूरी तरीके से डिक्लेयर कर दिया उन्होंने कि कौन मेरी बात को जो है मना कर सकता है। That a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of Indian and Arabia। वो कहता था कि मेरी बात से कौन इनकार कर सकता है कि हमारी मतलब कि एक सिंगल शेल्फ है किसी यूरोपियन लाइब्रेरी की, किसी यूरोपियन लाइब्रेरी की एक सिंगल शेल्फ होगी बुक्स की, वो किसके बराबर है? वॉज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। भारत और अरेबिया के पूरे लिटरेचर की नॉलेज के बराबर होगी हमारी बुक्स की सिर्फ एक शेल्फ, ऐसा इसका मानना था। ये इसकी फोटो है, अपनी स्टडी में बैठा हुआ है ये थॉमस बैबिंगटन मैकले। He urged that the British government in India stop washing public money in promoting Oriental learning for it was of no practical use। वो कहता था कि ब्रिटिश सरकार को जो है अपना पैसा जो है पब्लिक मनी, मतलब इस तरीके से जो है पैसा बर्बाद करने से मतलब रुक जाना चाहिए। अपना पैसा इस तरीके से बर्बाद नहीं करना चाहिए जो ओरिएंटल यानी कि भारतीय जो लिटरेचर है उसको बढ़ावा देने के लिए, जो कि किसी भी प्रैक्टिकल यूज़ का नहीं है। With great energy and passion, Macaulay emphasized the need to teach the English language। बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी और पैशन के साथ मैकले बोलता था कि इन लोगों को जो है इंग्लिश सिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। He felt that knowledge of English would allow Indians to read some of the finest literature the world had produced। उसको लगता था कि द नॉलेज ऑफ इंग्लिश वुड अलाउ इंडियंस टू रीड सम ऑफ द फाइनेस्ट लिटरेचर द वर्ल्ड हैड प्रोड्यूस। मतलब अगर हम लोगों भारतीय लोगों को इंग्लिश पढ़ाएंगे तो उनको जो है कुछ बहुत अच्छे अच्छे जो लिटरेचर वर्ल्ड वाइड लिखे गए हैं उनके बारे में इनको पता लगेगा।
इट वुड मेक देम अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट्स इन वेस्टर्न साइंस एंड फिलोसफी, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में साइंस में और फिलोसफी में जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं उन सब के बारे में ये लोग जानेंगे। टीचिंग ऑफ इंग्लिश कुड दस बी अ वे ऑफ सिविलाइजिंग पीपल, चेंजिंग देयर टेस्ट, वैल्यूज़ एंड कल्चर। तो उसका क्या मानना था कि इंग्लिश सिखा के ही हम इन लोगों को जो है सिविलाइज्ड बना सकते हैं, सभ्य बना सकते हैं, इनके टेस्ट को चेंज कर सकते हैं और वैल्यूज़ और कल्चर को बदल सकते हैं। फॉलोइंग मैकुलेस माइन्यूट, माइन्यूट क्या होता है, एक ब्रीफ में लिखा हुआ कोई नोट, ठीक है, कि इसके शब्दों की जो ब्रीफ में जो मतलब इसका था कहने का, उसको फॉलो करते हुए द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 वॉज इंट्रोड्यूस। इंग्लिश एक्ट 1835 का इंट्रोड्यूस किया जाता है। द डिसीजन वॉज टू मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन एंड टू स्टॉप द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस लाइक द कैलकाटा मदरसा एंड बनारस संस्कृत कॉलेज। इस जो एक्ट लेके आए थे इसमें क्या किया गया था, डिसीजन लिया गया कि जो हायर एजुकेशन में इंस्ट्रक्शंस का जो मीडियम होगा वो इंग्लिश रहेगा, बच्चों को जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी हायर एजुकेशन में वो सब इंग्लिश में दी जाएंगी, और ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन जैसे कि जो उन्होंने संस्कृत कॉलेज खोला था बनारस में और मदरसा खोला था कलकत्ता में, इनको प्रमोट करना ये लोग बंद कर देंगे। These institutions were seen as temples of darkness that were falling of themselves into decay। ये कहते थे कि ये अंधकार भरे ऐसे मंदिर हैं that were falling of themselves, जो कि खुद से ही गिर जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश टेक्स्ट बुक नाउ बिगन टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर स्कूल, अब इंग्लिश टेक्स्ट बुक जो है स्कूलों के लिए प्रोड्यूस की जाने लगी थी। एडुकेशन फॉर कॉमर्स, व्यापार के लिए एडुकेशन किस तरीके से शुरू हुई। इन 1854 द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन सेंट एन एडुकेशनल डिस्पैच टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, एक डिस्पैच, एडुकेशनल डिस्पैच भेजते हैं, कौन, द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन, लंदन से, ठीक है। Issued by Charles Wood, the president of the board of the control of the company, it has come to be known as the Woods Dispatch। इसको क्या बोला गया, Woods Dispatch बोला गया, क्योंकि इसको चार्ल्स वुड ने इशू किया था, जो कि प्रेसिडेंट था बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी। Outlining the educational policy that was to be followed in India, it emphasized once again the practical benefits of the system of European learning एज अपोज टू ओरिएंटल नॉलेज। मतलब इसमें भी क्या दिखाया गया था कि इंग्लिश सिखाने के या यूरोपियन लर्निंग के क्या प्रैक्टिकल बेनिफिट हो सकते हैं बजाय कि जो ओरिएंटल लैंग्वेज है, भारतीय जो लिटरेचर है उसको सिखाने के। वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूज ऑफ डिस्पैच पॉइंटेड टू वाज इकोनॉमिक, एक जो बेनिफिट इन्होंने बताया कि आर्थिक रूप से हमें फ़ायदा होगा। यूरोपियन लर्निंग इट सेड वुड एनेबल इंडियन टू रिकॉग्नाइज द एडवांटेजेस दैट फ्लो फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। एक चीज़ ये जो भारतीयों को सीखने को मिलेगी कि व्यापार के, ट्रेड और कॉमर्स, ठीक है, व्यापार के और जो उद्योगों के ट्रेड जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक हो रहा है, देश के अंदर जो व्यापार हो रहा है उसके बारे में भारतीयों को जो है उसके फ़ायदे या उसके बारे में जो है पता लगेगा, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में। एंड मेक देम सी द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, कंट्री के जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनको डेवलप करने की क्या इंपॉर्टेंस होती है वो भारतीयों को पता लगेगी। इंट्रोड्यूसिंग देम टू यूरोपियन वेज ऑफ लाइफ, यूरोपियन लोग किस तरीके से रहते हैं, उनका रहन सहन कैसा है वो सब सीखेंगे। would change their taste and desires and create a demand for British good, उनके टेस्ट और डिज़ायर, उनकी इच्छाओं में जो है चेंजेस होगा और उससे क्या होगा, जो ब्रिटिश गुड्स हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी। देखो भारतीय लोग अगर ब्रिटेन के कल्चर को पसंद करने लगेंगे तो उनकी चीज़ों को भी अडॉप्ट करेंगे, तो उनको लगता था फिर हमारी जो ब्रिटिश गुड्स हैं वो ज़्यादा डिमांड होने लगेगी, वो ज़्यादा बिकने लगेगी। फॉर इंडियंस वुड बिगिन टू एप्रिशिएट एंड बाय थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड इन यूरोप, यूरोप में जो भी चीज़ें बन रही होंगी फिर भारतीय लोग उनको पसंद करना, उनको खरीदना शुरू कर देंगे। Wood's dispatch also argued that European learning would improve the moral character of Indians, भारतीयों के नैतिक चरित्र में भी सुधार होगा, ऐसा इनका मानना था। It would make them truthful and honest, ये इनको जो है सच्चा और ऑनेस्ट बनाएगा। And thus supply the company with civil servants who could be trusted and depended upon, और इस तरीके से कंपनी में ऐसे सिविल सर्वेंट्स आएंगे जिनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है और जिनके ऊपर डिपेंड रहा जा सकता है। The literature of the East India was not only full of grave errors, उनका मानना था जो ईस्ट यानी कि जो भारतीय इतिहास, भारतीय जो लिटरेचर है वो गलतियों से भरा हुआ है। इट कुड ऑल्सो नॉट
इंस्टिल इन पीपल अ सेंस ऑफ ड्यूटी एंड कमिटमेंट टू वर्क। ये लोगों को के अंदर जो है एक सेंस ऑफ ड्यूटी नहीं डाल सकता, कमिटमेंट नहीं डाल सकता काम के प्रति, नॉर कुड इट डेवलप द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। ना ही एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो स्किल्स की ज़रूरत होती है वो लोगों को सिखा सकता है। फॉलोइंग द 1854 डिस्पैच सेवरल मेजर्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश। ठीक है, बहुत सारे जो है इस 1854 डिस्पैच को फॉलो करते हुए बहुत सारे मेजर्स, बहुत सारे कदम जो है ब्रिटिशर्स उठाते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट वर सेटअप टू एक्सटेंड कंट्रोल ओवर ऑल मैटर्स रिगार्डिंग एजुकेशन। एक एजुकेशन डिपार्टमेंट्स जो है सरकारी वो स्थापित किए जाते हैं ताकि जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड मैटर्स हैं उनके ऊपर ये लोग अपना कंट्रोल कर सकें। स्टेप्स वर टेकन टू एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। यूनिवर्सिटी लेवल पर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए जो है कदम उठाए जाते हैं, एक सिस्टम बनाया जाता है। इन 1857 वाइल द सिपोइज रोज इन रिवोल्ट इन मेरठ एंड दिल्ली, यूनिवर्सिटीज़ वर बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे। 1857 में जब सिपाही जो है विरोध कर रहे थे मेरठ और दिल्ली में, उस समय कैलकाटा, मद्रास और बम्बई में क्या बनाई जा रही थी? यूनिवर्सिटीज़ बनाई जा रही थी। अटेम्प्ट्स वर ऑल्सो मेड टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस विद इन द सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन। स्कूली शिक्षा में चेंजेस लाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे थे। ठीक है, वट हैपन टू द लोकल स्कूल। अब लोकल स्कूल को क्या हुआ वो हम देखते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ हाउ चिल्ड्रन वर टॉट इन प्री ब्रिटिश टाइम। भारतीय मतलब ब्रिटिशर्स के आने से पहले बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाता था। हैव यू एवर वंडर्ड वेदर दे वेंट टू स्कूल्स। क्या आपको मतलब लगता है कि वो स्कूल भी जाते होंगे। एंड इफ़ देयर वर स्कूल्स व्हाट हैपन टू दीज अंडर ब्रिटिश रूल। और अगर उस समय स्कूल होते थे तो ब्रिटिश राज के समय में इन स्कूल्स का क्या हुआ। The report of William Adam. In 1830, William Adam, a Scottish missionary, toured the districts of Bengal. विलियम एडम जो है बंगाल का की डिस्ट्रिक्ट्स का टूर करता है एंड बिहार, बंगाल और बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स का टूर करता है। He had been asked by the company to report on the progress of education in vernacular schools. The report Adam produced is interesting. एडम फाउंड दैट देयर वर ओवर 1 लाख पाठशालास। मतलब जो पुराने समय के जो स्कूल होते हैं उनके ऊपर उससे एक रिपोर्ट मांगी जाती है और जो रिपोर्ट वो देता है वो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये बताता है इस एडम फाउंड दैट देयर वर ओवर 1 लाख पाठशालास इन बंगाल एंड बिहार। बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा जो है पाठशालाएँ हैं। देयर वर स्मॉल इंस्टीट्यूशन विद नो मोर देन 20 स्टूडेंट्स ईच। बहुत छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन भी हैं जिनमें 20 से ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। ठीक है, बट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बीइंग टॉट इन दीज पाठशालाज वर कंसिडरेबल ओवर 20 लाख। लेकिन इन पाठशालाओं में जितने बच्चे पढ़ते हैं उनकी संख्या 20 लाख है से ज़्यादा है। दीज इंस्टीट्यूशन वर सेटअप बाय वेल्दी पीपल और द लोकल कम्युनिटी। इन इंस्टीट्यूशन को किन लोगों ने जो है बनाया है, अमीर लोगों ने या फिर कुछ लोकल कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने। एट टाइम्स दे वर स्टार्टेड बाय अ टीचर गुरु। एक समय में ये लोग जो है किसी टीचर से शुरू की गई थी, मतलब किसी टीचर ने अपनी एक पाठशाला जो है शुरू की होगी। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज फ्लेक्सिबल। जो हमारा सिस्टम था एजुकेशन का वो फ्लेक्सिबल था, एक मतलब बिल्कुल रिजिड नहीं था। फ्यू थिंग्स दैट यू एसोसिएट विद स्कूल्स टुडे वर प्रेजेंट इन द पाठशाला एट दैट टाइम। कुछ चीज़ें जो आज आप अपने स्कूल से एसोसिएट करते हो वो उस समय पाठशाला में भी होती थी। देयर वर नो फिक्स्ड फीस। कोई फिक्स्ड फीस नहीं थी। नो प्रिंटेड बुक्स भी नहीं थी। नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग, नो बेंचेज और चेयर्स, नो ब्लैक बोर्ड्स, नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस, नो रोल कॉल रजिस्टर। रोल नंबर वाला कोई रजिस्टर नहीं होता था। नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस, नो रोल कॉल रजिस्टर, नो एनुअल एग्जामिनेशन। साल में कोई एग्जाम नहीं होते थे, एनुअल एग्जामिनेशन। एंड नो रेगुलर टाइम टेबल। कोई रेगुलर टाइम टेबल नहीं था। मतलब चीज़ें क्या थी, फ्लेक्सिबल थी, फ्लक्चुएट करती रहती थी। बच्चों के अकॉर्डिंग उनसे फ़ीस ले ली जाती थी। कोई टाइम टेबल नहीं था, कोई रोल नंबर के अकॉर्डिंग अटेंडेंस नहीं होती थी, एनुअल एग्ज़ाम नहीं होते थे। इन सम प्लेसेस क्लासेस वर हेल्ड अंडर ए बैनियन ट्री। ठीक है, बरगद के पेड़ के नीचे जो है कभी कभी क्लासेस लगा ली जाती थी। इन अदर प्लेसेस इन द कॉर्नर ऑफ अ विलेज शॉप और टेम्पल। कुछ और जगहों पे जो है गांव की किसी दुकान के पास या मंदिर के पास क्लासेस लगा ली जाती थी, और एट द गुरुज होम या फिर किसी गुरु के घर पर। फी डिपेंडेंट ऑन द इनकम ऑफ द पेरेंट्स। फीस जो है पेरेंट्स की इनकम पर डिपेंड करती थी।
द रिच हैड टू पे मोर देन द पुअर, अमीर लोगों को ज़्यादा पे करना पड़ता था गरीबों के कंपैरिजन में। टीचिंग वॉज ओरल, ओरली बच्चों को जो है सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था। एंड द गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच, और गुरु ही डिसाइड करते थे कि बच्चों को क्या पढ़ाना है। इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चों की जो ज़रूरतें होती थी उसके अकॉर्डिंग। स्टूडेंट्स वर नॉट सेपरेटेड आउट इनटू डिफरेंट क्लासेस, बच्चों को जो है अलग अलग क्लासेस में नहीं जो है सेपरेट किया जाता था। ऑल ऑफ देम सेट टुगेदर इन वन प्लेस, सभी बच्चे एक ही जगह पे बैठते थे। द गुरु इंटरेक्टेड सेपरेटली विद ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रेन विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग, जब बच्चों का अलग अलग लेवल हो जाता था लर्निंग का, तो गुरु जो है बच्चों के ग्रुप के साथ अलग अलग डिस्कस करते थे। जैसे इन बच्चों को कुछ नॉलेज है तो इनसे अलग डिस्कशन हो गई, वो बच्चे नए आए तो उनसे अलग डिस्कशन हो गई, इस तरीके से। एडम डिस्कवर्ड दैट दिस फ्लेक्सिबल सिस्टम वॉज सूटेड टू द लोकल नीड्स, जो भी लोकल नीड्स हैं उनको सूट करता था ये सिस्टम। फॉर इंस्टेंस क्लासेस वर नॉट हेल्ड ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम व्हेन रूरल चिल्ड्रन ऑफन वर्कड इन द फील्ड्स। हार्वेस्ट यानी कि जब कटाई की जाती उस समय में कोई क्लासेस नहीं की जाती थी क्योंकि बच्चे जो है खेतों में काम करते थे। द पाठशाला स्टार्टेड वंस अगेन व्हेन द क्रॉप्स हैड बीन कट एंड स्टोर्ड, एक बार जब फसल कट जाती थी उसको स्टोर कर लिया जाता था, उसके बाद पाठशाला फिर से शुरू कर दी जाती थी। दिस मीन दैट इवन चिल्ड्रन ऑफ पीजेंट फैमिलीज कुड स्टडी, इसका मतलब ये था कि किसानों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। ठीक है, न्यू रूटीन्स न्यू रूल्स। अब ये तो थी रिपोर्ट, ठीक है, जो इसने दी। अब हम देखते हैं न्यू रूटीन्स न्यू रूल्स। Up to the mid-19th century, the company was concerned primarily with higher education. Mid-19th century तक जो कंपनी थी वो हायर एजुकेशन के लिए ज़्यादा जो है कंसर्न थी। सो इट अलाउड द लोकल पाठशालास टू फंक्शन विदाउट मच इंटरफेरेंस, इसलिए उसने क्या करा, लोकल पाठशालाओं को इसी तरीके से चलने दिया, उनमें कोई किसी तरीके का इंटरफेयर जो है ब्रिटिश ने नहीं किया। After 1854, the company decided to improve the system of vernacular education. It felt that this could be done by introducing order within the system, imposing routines, establishing rules, ensuring regular inspection. ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद कंपनी ने जो है ये डिसाइड किया कि अब हमें ये जो पुराना पाठशाला वाला सिस्टम है इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कुछ रूल्स रेगुलेशन हमें लाने पड़ेंगे, एक रूटीन बनाना पड़ेगा, ठीक है, और रेगुलर हमें इंस्पेक्शंस करनी पड़ेगी। हाउ वाज दिस टू बी डन, अब ये सब काम कैसे होता। वट मेजर्स डिड द कंपनी अंडरटेक, क्या क्या मेजर्स लिए कंपनी ने। इट अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित्स, इसने क्या करा, कुछ सरकारी पंडितों को अपॉइंट किया। ईच इंचार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर 4 or 5 स्कूल, इनमें से हर एक जो है इंचार्ज था, 4 और 5 स्कूल की ये विजिट करते थे, इंस्पेक्ट करते थे। द टास्क ऑफ द पंडित वॉज टू विजिट द पाठशाला, पंडित का काम क्या होता था, उस पाठशाला को विजिट करना। एंड ट्राई एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, जो टीचिंग का जो स्टैंडर्ड था उसको इम्प्रूव करना, ठीक है। ईच गुरु वॉज आस्क्ड टू सबमिट पीरियोडिक रिपोर्ट्स, हर एक गुरु को जो है समय समय पे जो है पीरियोडिक रिपोर्ट्स, जैसे 3 महीने में, 2 महीने में या 15 दिन में रिपोर्ट देनी होती थी। एंड टेक क्लासेस अकॉर्डिंग टू द रेगुलर टाइम टेबल, और एक टाइम टेबल उनको दे दिया गया और उसी के अकॉर्डिंग उनको क्लासेस लेनी होती थी। टीचिंग वॉज नाउ टू बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक्स, अब टीचिंग जो है टेक्स्ट बुक वर्बली नहीं दी जाती थी, ओरली नहीं दी जाती थी, टेक्स्ट बुक के बेसिस पर टीचिंग दी जाती थी। एंड लर्निंग वॉज टू बी टेस्टेड थ्रू अ सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन, और बच्चों ने कितनी लर्निंग करी है वो एनुअल एग्जामिनेशन के थ्रू चेक किया जाता था। स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू पे अ रेगुलर फीस, बच्चों को रेगुलरली फीस देने के लिए कहा जाता था। अटेंड रेगुलर क्लासेस, सिट ऑन फिक्स्ड सीट्स एंड ओबे द न्यू रूल्स ऑफ डिसिप्लिन, एक ही जगह पे उनको बैठना होता था। हमें रोज जो है रेगुलर क्लासेस उनको अटेंड करनी होती थी, फिक्स्ड फीस देनी होती थी, और उनको नए रूल्स को, डिसिप्लिन के जो नए रूल्स उनको फॉलो करने के लिए कहा जाता था। पाठशालास विच एक्सेप्टेड द न्यू रूल्स वर सपोर्टेड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स, ऐसी पाठशालाएं जो इन नए रूल्स के अकॉर्डिंग काम करती थी उनको सरकारी ग्रांट यानी कि सरकारी पैसा दिया जाता था। Those who were unwilling to work within the new system received no government support, ऐसी पाठशालाएं जो कि इस नए सिस्टम को मानना नहीं चाहती थी, अनिच्छुक थी कि हमें ये सिस्टम नहीं चाहिए, उनको कोई भी सरकारी मदद नहीं दी जाती थी।
Over time, gurus who wanted to retain their independence found it difficult to compete with the government-aided and regulated पाठशाला। कुछ ऐसे गुरु आगे चल के क्या हुआ, ऐसे गुरु जो अपने इंडिपेंडेंट को ख़त्म नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे कि जैसे मैं चाहता हूँ वैसे ही मैं बच्चों को पढ़ाऊँ, मेरी जो इंडिपेंडेंसी है वो ख़त्म ना हो, ठीक है। उन लोगों के लिए मुश्किल हो गया ऐसे सरकारी पाठशालाओं से कम्पीट करना जिनको सरकार चला रही थी पैसा देकर, और जो कि सरकार द्वारा रेगुलेट की जा रही थी, ऐसी पाठशालाओं से जो है कम्पीट करना इनको मुश्किल हो गया था। द न्यू रूल्स एंड रूटीन्स हैड अनदर कॉन्सिक्वेंसी। ये जो नए रूल्स और रूटीन बनाए गए थे, इसका एक और कॉन्सिक्वेंसेस था। इन द अर्लियर सिस्टम चिल्ड्रन फ्रॉम द पुअर पीजेंट फैमिलीज हैड बीन एबल टू गो टू पाठशालाज। पुराने सिस्टम में क्या था, जो गरीब बच्चों थे वो भी पाठशाला जा सकते थे। सिंस द टाइम टेबल वॉज फ्लेक्सिबल, मतलब गरीब किसानों के बच्चे पाठशाला में जा सकते थे क्योंकि टाइम टेबल जो है फ्लेक्सिबल था। द डिसिप्लिन ऑफ द न्यू सिस्टम डिमांडेड रेगुलर अटेंडेंस। लेकिन जो नया सिस्टम आया था उसके अकॉर्डिंग, जो डिसिप्लिन लाया गया था उसके अकॉर्डिंग बच्चों को रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी होती थी। इवन ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम व्हेन चिल्ड्रन ऑफ पुअर फैमिलीज हैड टू वर्क इन द फील्ड्स। हार्वेस्ट सीजन में भी, जबकि जो गरीब किसानों को जो बच्चे होते थे खेतों में काम करने जाते थे, उस समय भी उनको रेगुलरली क्लासेस में जाना होता था। इनएबिलिटी टू अटेंड स्कूल केम टू बी सीन एज इनडिसिप्लिन। अगर वो स्कूल नहीं जाते थे किसी कारणवश, तो उसको इनडिसिप्लिन माना जाता था। एज एविडेंस ऑफ द लैक ऑफ डिज़ायर टू लर्न। इसको इस तरीके से देखा जाता था कि ये बच्चे कुछ नया सीखना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो समझ में आया आपको पाठशालाएँ किस तरीके से ब्रिटिशर्स के पहले काम कर रही थी और ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से सिस्टम को धीरे धीरे चेंज किया, ठीक है। यहाँ तक रीड आउट करके आएंगे, आगे हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।